गुड इवनिंग गाइस। आज मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही बोलूँगा। ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको पॉलिसी को फ्रेम करते हैं। ठीक है। एजेंडास होते हैं, उसमें क्या इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, पॉलिसी फ्रेम करते हैं। फ्रेम करने के बाद पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब फ्रेम कौन करता है? वो लेजिस्लेशन लॉज बनाते हैं, लेजिस्लेशन लॉज बनाती है। और इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? एग्जीक्यूटिव एजेंसी। वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी, जैसे अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी होती है। या स्टेट की बात करें तो स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी होती है। जो हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो IAS, IPS एंड इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स जो होते हैं वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज का काम करते हैं। एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी होता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेशन करने की पावर्स दे दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम कोविड-19 के टाइम की एग्जांपल दे सकते हैं कि कोविड को मैनेज करने के लिए, लॉकडाउन करने के लिए तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हुआ था, स्टैट्यूटरी ऑर्डर हुआ था अंडर एपिडेमिक्स एक्ट। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक एग्जांपल है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। इसमें होता ये क्या कि इसकी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि सिग्निफिकेंस इसकी ये हम कह सकते हैं कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बर्डन होता है वो लेजिस्लेशन का वो कम हो जाता है। दूसरा इसका इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है पॉलिसी मेकिंग में। और इसमें चैलेंजेस ये रहता है कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो कई बार आउटरीच कर जाती है। वो अपनी अर्बिट्ररीनेस इसमें डिपिक्ट हो जाती है। तो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग और चेक होना चाहिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर, किस लेवल तक किस प्रपोर्शन तक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो अलो करनी है एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है। देन अब क्या होता था, अगर हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ई गवर्नेंस जो है वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है। टेक्नोलॉजी, हम बात करें डिजिटल इंडिया मिशन जो है ये अंडर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। अब पार्टिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का बोलबाला है, क्योंकि पहले जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज होती थी वो उनका काम होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब जो है वो इनका डेवलपमेंट ओरिएंटेशन भी रहती है, इनकी डेवलपमेंट काम भी करने होते हैं। तो ये इसमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है, जिसमें वेलफेयर मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे पब्लिक हेल्थ को ओवरसी करना होता है, एजुकेशन को ओवरसी करना होता है, पब्लिक यूटिलिटीज़ लाइक वाइल इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये इन चीज़ों को इंश्योर करना होता है अंडर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो डायनेमिक हो गया है अब आज के टाइम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो का सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन अनिवार्य हो गई है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी जब आती है पब्लिक डोमेन में, जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो सिटीज़न फीडबैक देता है। वो इसको पब्लिक ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म में ग्रीवियांस भी लॉन्च कर सकता है। वो फीडबैक दे सकता है, इसकी लूप होल्स वो सामने रख सकता है। तो इसमें जो है वो सिटीजन का रोल भी रहता है एडमिनिस्ट्रेशन में।
इस तरह से सिटीजन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, पॉलिसी चेंजेस में पार्टिसिपेशन कर सकता है। दैट इज़ द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन पर्पस है वो यही है कि पार्टिसिपेटरी एनवेजमेंट के ऊपर फोकस करना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर फोकस करना, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके बाद रोड, नेशनल हाईवेज, रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, तो ये सारे इन पे जो काम हो रहा है, जो टोल कलेक्ट किया जाता है रोड के ऊपर, दैट इज़ प्राइवेटाइज्ड। वो एक पब्लिक प्लेयर जो है वो रोड की मेंटेनेंस करता है, वो टोल कलेक्ट करता है, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हाउसिंग में आप हाउसिंग फॉर ऑल जो है स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, तो उसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो एक पिवोटल रोल प्ले कर रही है, ताकि जो टारगेट्स हैं हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में वो टारगेट्स को अचीव किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज जो है वो कवर किए जा सकें, चाहे वो रूरल एरिया है चाहे वो अर्बन एरियाज है। और चाहे स्कीम्स ले लो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें जो है वो एक ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक रोल प्ले करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में रूरल एरियाज़ में। तो इनका एक सोशल ऑडिट भी होता है। सोशल ऑडिट कौन करता है? वो सिटीजन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, इनको ऑडिट करते हैं, इसको हम बोलते हैं सिविल सोसाइटी मेंबर्स ऑडिट करते हैं। तो ऑडिट करके पता चलता है कि इसमें क्या लूप होल्स है, कमियां क्या है, और ताकि इसको फ्यूचर में रेक्टिफाई किया जा सके। दैट इज़ आज के टाइम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चैलेंजेस क्या हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, चैलेंजेस की बात अगर हम करें तो इसमें देखो, एक तो ब्यूरोक्रेसी इनर्शिया जो है वो एक चैलेंज है। ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंसीज भी हम कह सकते हैं कि चैलेंज है लिबरलाइजेशन के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए। और एक जो है वो इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी चैलेंज है, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती हैं। कुछ ऐसा नहीं है सारी की सारी पॉलिसीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं, बट वो अपने एजेंडास को आगे जो उन्होंने जिस बेस पे उन्होंने इलेक्शन जीता होता है, जो प्रोमिसेस उन्होंने किए होते हैं कि हम फुलफ़िल करेंगे, वो प्रोमिसेस को वो फुलफ़िल करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं, गाइडलाइंस जो है वो गवर्नेंस जो है वो चेंज हो जाती है, फोकस एरियाज चेंज हो जाती हैं, प्रायोरिटीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एवोल्यूशन कैसे हुई? देखो, पुराने टाइम में जब हम बात करें कौटिल्या ने एक जिसको हम उनको हम चाणक्य भी बोलते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। और मौर्यन एम्पायर ने उसको कौटिल्या की अर्थशास्त्र को इम्प्लीमेंट किया था। उसमें एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की को फोकस किया था। उसमें एक सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसको हम स्पाई सिस्टम, वो उसमें इंक्लूडेड किया था। उसमें किस तरह से टैक्सेशन कलेक्शन सिस्टम को उसमें इंट्रोड्यूस किया था, किस तरह से टैक्सेशन रिफॉर्म्स कैसे करने हैं। तो मौर्यन एम्पायर ने एडमिनिस्ट्रेशन को, टैक्सेशन सिस्टम को एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम को चलाने के लिए अर्थशास्त्र की हेल्प ली थी। ठीक है, उसको इंक्लूड किया था अर्थशास्त्र को। तो उसके बाद हम आगे थोड़ा और आगे चले, मौर्यन के बाद जब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आए, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ने मनसबदारी सिस्टम अलाउड किया। उसमें जो है वो प्रोविंसेस को, जो स्टेट को प्रोविंसेस में डिवाइड किया, सूबास में डिवाइड किया, परगानास में डिवाइड किया। तो ठीक है, तो उन्होंने टैक्सेस जो है वो जब्ती सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो मुगल के टाइम में भी ये सब हुआ। जब उसके बाद जब ब्रिटिश रूल आया, तो उन्होंने कॉलोनियलिज्म, जब कॉलोनीज बनाई उन्होंने इंडिया में, तो उन्होंने जो है वो इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए
उन्होंने ब्यूरोक्रेसी स्टार्ट की। अब वेबर का मॉडल भी इसमें आता है। वेबर ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। अब ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या होना चाहिए? एक तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, रूल्स फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी में, और एक जो है वो हिरार्किकल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, लोअर मैनेजमेंट हो, अपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, टॉप एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है, ये चीज़ें हायरार्की होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी में। ये वेबर्स के जो मॉडल था ना, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने ब्यूरोक्रेसी को आई, उन्होंने अपने जो रूल्स जो है वो फ्रेम किए। उन्होंने बड़ी सारी रिफॉर्म्स की, जैसे रोइटवारी सिस्टम का है ना, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया, जमींदारी सिस्टम लॉन्च किया, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स किए, टैक्स रिफॉर्म्स किए, टैक्स कलेक्शन के लिए उन्होंने जोर दिया, ठीक है, ताकि उनको एक्सप्लोइटेशन उन्होंने की, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन उन्होंने की। उन्होंने क्या देखो, अब ब्रिटिशर्स के यहाँ होने से प्लस प्लस उन्होंने उनकी पॉजिटिव चीज़ें क्या क्या थी? उन्होंने रेलवेज उन्होंने इंडिया में स्टार्ट की, पोस्टेज सिस्टम उन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया, ठीक है, उन्होंने जो है वो सेंट्रल सिविल सर्विस, ऑल ऑल इंडियन सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स जो है वो रिक्रूट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, जिनको जिनको हम आज की डेट में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज आई, तो जो आज की डेट में जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो कुछ लिमिट तक वो लेगेसी हैं ब्रिटिश रूल की। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस आज भी लागू किए जाते हैं, ठीक है। ब्रिटिश रूल के जो ब्यूरोक्रेटिक प्रैक्टिसेस थे वो आज भी अप्लाई किए जाते हैं। तो इस तरह से एवोल्यूशन हुआ इस डिसिप्लिन का, ठीक है, ओके। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स की जब हम बात करें तो सबसे पहले आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? F.W. टेलर ने। अब साइंटिफिक का मैनेजमेंट, इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट के बारे में तो ब्रीफ आउटलाइन मैं देता हूँ इसकी आपको। उन्होंने फोकस किया कि जो है F.W. टेलर ने दिया, उन्होंने वर्क स्टडी की कि ठीक है, वर्क को एफिशिएंटली कैसे कैरी आउट किया जाता है उसको स्टडी की, टाइम मोशन स्टडी की, और जो इनइफेक्टिव टाइम था उसको रिड्यूस कैसे हम कर सकते हैं, वर्क मेजरमेंट स्टडीज़ की, एफिशिएंसीज के ऊपर फोकस किया, किस तरह से हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं टाइम मोशन स्टडी से, वर्क मेजरमेंट स्टडी से, ठीक है। तो ठीक है, तो ये मेन जो इनके जो एडवोकेट्स थे वो F.W. टेलर थे। तो ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने कहा कि स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, टास्क की स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, और जो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए वर्कर्स को। ओके, ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट का कहना। अब उसके बाद इसको हम क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। उसके बाद वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, मैंने आपके साथ थोड़ा सा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो डिस्कस किए हैं और अभी किए हैं थोड़ी देर पहले। क्या आता है उसमें आता है, उसमें उन्होंने कहा कि फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, प्रॉपर हिरार्किकल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, और क्या कहा, स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए। ये वेबर्स के ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी दी थी हेनरी फायोल ने। हेनरी फायोल के 14 प्रिंसिपल्स थे मैनेजमेंट के, जिसमें जैसे कुछ मैं आपको बताऊंगा, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ये सारे उन्होंने कहा कि ये सारे जो हैं इन फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। स्केलर चेन मीन्स हायरार्की होनी चाहिए, ठीक है, और यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए,
एस्पिरिट डी कॉप्स मीन्स यूनियन इन स्ट्रेंथ का एस्पेक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, तो ये था F.W. टेलर। उसके बाद उन्होंने उर्विक और इन्होंने एक और मॉडल दिया। उर्विक थे और इनके साथ एक और थे, उनका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। इन्होंने कहा, इन्होंने फोकस किया प्लानिंग के ऊपर। प्लानिंग करनी चाहिए टास्क की, ऑर्गेनाइजिंग करनी चाहिए, स्टाफिंग करनी चाहिए, डायरेक्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ठीक है, ये जो है इन्होंने इस पे कहा कि ये इन चीज़ों पे, इन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो फोकस किया, इन स्टेप्स के ऊपर फोकस किया। ठीक है, और उसके बाद फिर हम डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया था मैरी पार्कर ने। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रिलेशन मॉडल आता है। ह्यूमन रिलेशन मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया था एल्टन मायो ने। इन्होंने कहा कि एफिशिएंसी स्टैंडर्डाइजेशन को इन्होंने नकारा। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन रिलेशन है सिस्टम में, वर्कर का एक इंटरपर्सनल रिलेशन, दूसरे वर्कर के साथ रिलेशन कैसा है, इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है, उस रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर हम इंटरपर्सनल रिलेशन, दो वर्कर के आपस में रिलेशन, कोऑर्डिनेशन, साइकोलॉजिकल रिलेशन इम्प्रूव करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ये कहा था एल्टन मायो ने। ये थे ह्यूमन रिलेशन स्कूल से बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके बाद CI बर्नार्ड ने फंक्शंस बताए एग्जीक्यूटिव के, क्या क्या फंक्शन होने चाहिए। कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और आई थिंक कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे फोकस होना चाहिए। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहा एक कि कन्फ्लिक्ट को किस तरह से हमने रिजॉल्व करना है। ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेशन करनी चाहिए, किसकी, वर्कर्स की। कोई भी कुछ काम करना है तो वर्कर को पूछो काम को कैसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। किसने कहा? बर्नार्ड ने कहा। उसके बाद सिमोन्स डिसीजन मेकिंग थ्योरी। अब सिमोन ने कहा कि डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़े तरह के होते हैं। रैशनलिस्टिक डिसीजन मेकिंग होता है। रैशनलिस्टिक डिसीजन मेकिंग होता है कि जब इंफॉर्मेशन, आइडल इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है तो आइडल डिसीजन ले सकते हैं। एक होता है बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी होती है कि टाइम का कॉन्स्टेंट्स होता है, टाइम होता नहीं है, इंफॉर्मेशन पूरी होती नहीं है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है तो डिसीजन भी इसको हम बोलते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी। मीन्स एफिशिएंट, 100% एफिशिएंट डिसीजन तो नहीं हो सकता जब इंफॉर्मेशन ही 100% अवेलेबल नहीं है। जब तो 100% जो डिसीजन है वो कैसे ट्रू कैसे होगा। ठीक है, वो इफेक्टिव कैसे होगा 100%? 70% हो सकता है, 60% हो सकता है। ठीक है, तो ये कहा। उसके बाद आता है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के जो स्कूल ऑफ थॉट में बिलोंग करते थे, लाइकर्ट थे, अर्गराइरिस थे, मैकग्रेगर थे। ठीक है, आर लाइकर्ट ने क्या कहा, इन्होंने 4 तरह के मैनेजमेंट स्टाइल्स के बारे में डिस्कस किया। एक होता है अथॉरिटेटिव डिक्टेटरशिप। ठीक है, एक होता है क्या बोलते हैं उसको, बेनिवलेंट अथॉरिटेटिव। ठीक है, अथॉरिटेटिव, कंप्लीट अथॉरिटेटिव हो गया, 100% अथॉरिटी। और दूसरा होता है बेनिवलेंट अथॉरिटी। बेनिवलेंट अथॉरिटी मीन्स काइंड, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन में बिलीव करने वाला। ठीक है, अथॉरिटेटिव, देन बेनिवलेंट अथॉरिटेटिव, देन पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट स्टाइल। मीन्स फुली, थोड़ा सा पार्टिसिपेट में बिलीव करना, पार्टिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में बिलीव करना। एक होता है फुली पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बिलीव करना। ठीक है, ये इन्होंने 4 मैनेजमेंट स्टाइल्स दिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अब लीडर है या मैनेजर है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो बेनिवलेंट अथॉरिटेटिव है, कंप्लीट अथॉरिटेटिव है वो। ठीक है, या फिर
वर्कर की लिटिल पार्टिसिपेशन में बिलीव करता है, जहाँ फिर फुल वर्कर पार्टिसिपेशन में बिलीव करता है। वर्कर की पार्टिसिपेशन होगी किसमें? डिसीजन मेकिंग में। किसमें? डिसीजन मेकिंग में। ओके गाइस, अब लीडरशिप थ्योरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। लीडरशिप थ्योरीज, ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, फिर मॉडर्न थ्योरीज हैं। ट्रेडिशनल थ्योरीज बोलती हैं कि जिसको सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनेट की लीडर्स में, ट्रेड थ्योरी बोलती है कि इन लीडर्स में इनेट मीन्स इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती हैं और वो अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है। देन ट्रेड थ्योरी, देन कंटिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी थ्योरी बोलती है कि लीडर्स की लीडरशिप क्वालिटीज़ डिपेंड करती है कि वो किस सिचुएशन में है या फिर किस सिचुएशन को वो हैंडल कर रहा है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करता है लीडर, दैट इज़ कॉल्ड सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल। देन अब फोर्थ, देन मॉडर्न लीडरशिप थ्योरीज। मॉडर्न लीडरशिप थ्योरीज बोलती है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप थ्योरी बोलती है कि लीडर्स इतना काबिल होता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने कोलीग्स में, अपने सबॉर्डिनेट्स में। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर है तो होना चाहिए। और दूसरी जो डेमोक्रेट मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि कंटिजेंसी थ्योरी है, सिचुएशनल थ्योरी है। कंटिजेंसी थ्योरी क्या है कि इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है लीडरशिप मैनेजमेंट स्टाइल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल। एनवायरमेंट को को स्टडी करके उसको एनालाइज करके लीडर्स जो है लीडरशिप मैनेजमेंट स्टाइल अडॉप्ट करते हैं। दैट इज लीडरशिप इज कंडीशनड अपॉन द इन्वायरमेंट इन विच ही इज वर्किंग। जिस एनवायरमेंट में, जिस तरह के एनवायरमेंट में वर्क कर रहा है, वो अपने आप को वैसे ही बना लेता है, उसी में ढाल लेता है अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग लीडर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी, वो ट्रांसफॉर्मेशन तक ले आते हैं, जैसे एकदम से मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ जाना, रेवोल्यूशन लेके आ जाना, ठीक है, मैसिव चेंजेस लेके आ जाना शॉर्ट टाइम में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल। ठीक है। उसके बाद देन कम्स हम मोटिवेशनल थ्योरीज की बात करते हैं। मोटिवेशनल थ्योरी से मैस्लो ने दी थी नीड हिरार्की थ्योरी। ह्यूमन बीइंग में बेसिक नीड्स, पहले ह्यूमन बीइंग जो है वो बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करता है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ठीक है, इनको। उसके बाद फिर वो आता है सिक्योरिटी नीड्स के ऊपर, फिर वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाई करता है। उसके बाद फिर सिक्योरिटी नीड्स जब फुलफिल हो जाती हैं, देन सेल्फ एस्टीम नीड्स पे वो फोकस करता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस करता है, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। ठीक है। देन सेल्फ एस्टीम नीड्स आगे, देन फिर उसके बाद फिर वो फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सोशल नीड्स, मैं मिस कर गया, सोशल नीड्स के ऊपर फोकस करता है। वो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करता है, एसोसिएशन बनाता है, ग्रुप में वो अपने आप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। फिर लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स लीडर वो ही करता है जो उसको करना चाहता है, जो वो उसका दिल उसको जो कहता है वो ही करता है। जब ऐसी सिचुएशन में आ जाए उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ओके गाइस। ओके गाइस, देन एडमिनिस्ट्रेटिव, देन टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मैं डिस्कस किया। बाउंडेड रैशनल डिसीजन मेकिंग, बाउंडेड डिसीजन मेकिंग, देन इंक्रीमेंटल डिसीजन मेकिंग। ठीक है। इंक्रीमेंटल बाउंडेड रैशनल डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन किया जाता है, मेक किया जाता है। इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑल्टरनेटिव्स की आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट किया जाता है, ऑप्शन चूज़ किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में जैसे रैशनल तब होगा जब इंफॉर्मेशन 100% होएगी, बाउंडेड
रैशनैलिटी तब होएगी जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, और टाइम का कॉन्स्टेंट्स होगा, ठीक है। एक होता है इंक्रीमेंटल डिसीजन मेकिंग, मीन स्टेप्स में जो है वो डिसीजन लिया जाता है, स्टेप्स में पॉलिसीज़ में चेंजेस की जाती हैं, इंट्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। देन कम्स मोराल व्हाट इज़ द मोराल से क्या होता है? मोराल से ये एक एम्प्लॉई को जब इंसेंटिवाइज किया जाता है, जब उसको सेटिस्फाई किया जाता है, जब उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो मोराल उसका हाई होता है। तो हाई मोराल होगा तो प्रोडक्टिविटी हाई होएगी। हाई मोराल कंट्रीब्यूट्स टू हाई प्रोडक्टिविटी। एंड लो मोराल होगा अगर उसको इंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा, अगर सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया होगा, तो मोरल लो होगा और प्रोडक्टिविटी भी उसकी लो होगी। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स, देन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, देन कम्स ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। And one more topic I want to discuss with you, the McGregor theory X and theory Y in participative management. Under participative management, so what does McGregor says? McGregor says people are theory X, people are lazy. वो लोग जो एक्स में फॉल करते हैं वो लेज़ी होते हैं एम्प्लॉइज़। वो चाहते हैं कि हम पे कंट्रोल किया जाए, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड की जाए, हमारे ऊपर स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएं, ठीक है। बट वो एम्प्लॉइज़ जो थ्योरी जो वाई में आते हैं, थ्योरी वाई में फॉल करते हैं, वो एम्प्लॉय जो है वो सेल्फ कंट्रोल में बिलीव करते हैं। वो एम्प्लॉय जो है वो अपना वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कैटेगराइजेशन करनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की, किस एम्प्लॉय को थ्योरी एक्स में रखना है, किस एम्प्लॉय को थ्योरी वाई में रखना है। तो अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय को ट्रीटमेंट वैसी ही मिलनी चाहिए जिस कैटेगरी में वो बिलोंग करता है, ठीक है। देन कम्स एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, देन कम्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। एक आता है थ्योरीज सिस्टम थ्योरी एंड कंटिजेंसी। अब सिस्टम थ्योरी बोलती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ओपन सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर लोग कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बिहेव कैसे करते हैं। तो सिस्टम थ्योरी का कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक ओपन सिस्टम होती है, वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, कस्टमर का फीडबैक लेती है कस्टमर से, और अकॉर्डिंगली पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करती है और पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करती है। ये किसने? सिस्टम थ्योरी का कहना था। उसके बाद दूसरी थ्योरी आती है कंटिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी थ्योरी का कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सूटेबल नहीं है हर एक टास्क के लिए, हर एक सेक्टर्स के लिए। जैसे, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को अपने टेम्परेरी सेटअप्स बनाना पड़ता है, सिचुएशन को देख के, सेक्टर को देख के। तो दैट कम्स अंडर कंटिजेंसी थ्योरी। तो जैसे ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है वो सिस्टम थ्योरी को फॉलो करता है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में बड़े सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो भी कंटिजेंसी थ्योरी को अडॉप्ट करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट, कोई न्यू प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाएगा कंटिजेंसी प्लान के अंडर, और वो ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। अब ब्यूरोक्रेसी में है कि एक हायरार्की है,
फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और वेलफेयर स्कीम्स जो है वो उनको सिटीजन्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद आता है मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट। अब मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में होता क्या है कि डिफरेंट सेक्शंस होती हैं। जैसे तो मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस, वो फाइनेंस को कंट्रोल करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती हैं। ठीक है। और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। और इनमें चैलेंजेस इसमें होता है कि ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया रहता है, डिसीजन लेने में डिले होता है बड़ी बार, कभी बार इनएफिशिएंसीज भी आ जाती है लीड टू, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक डिले होगा तो इनएफिशिएंसी तो आएगी आएगी। ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं, ये आ गया मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशंस वो होती हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होती हैं। देन कंपनीज होती हैं। कॉरपोरेशंस क्या होती हैं कि ये कंपनी कॉरपोरेशन है वो डिपार्टमेंटल कॉरपोरेशन जो होती हैं वो वो गवर्नमेंट के फुली कंट्रोल में होती हैं। जैसे रेलवे रेलवे कॉरपोरेशन, जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये कॉरपोरेशन है, ये फुली ओन्ड है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। उसके बाद आती हैं कंपनीज। ये कंपनी प्राइवेट कंपनीज हम कह सकते हैं, या फिर सेमी गवर्नमेंट कंपनीज, ये इनको रेगुलेट करती हैं कंपनीज एक्ट। तो ये वर्किंग भी इनकी कंपनीज एक्ट ही रेगुलेट करता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं बोर्ड्स, जैसे रेलवे बोर्ड है, कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये परफॉर्म करते हैं रेगुलेटरी वर्क, ये परफॉर्म करते हैं। टेम्पररी के बाद फिनांस कमीशन है, ये टेम्पररी पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है, 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। इनका काम रिकमेंडेशन देना होता है। ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में एडवाइसरी बॉडी होती है। ये रेगुलेटरी का काम भी करते हैं। हडॉक एंड एडवाइसरी बॉडीज़ हैं, वो एडवाइसरी बॉडीज़ का काम करती हैं। हडॉक बॉडी जैसे फिनांस कमीशन, हडॉक बॉडीज़ हैं। बड़ी सारी कमेटीज़ बनाई जाती हैं। हडॉक कमेटी जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, और जब टास्क फुलफिल हो जाता है तो उनको डिज़ोल्व कर दिया जाता है। उसके बाद हेडक्वार्टर्स एंड फील्ड फंक्शन, हेडक्वार्टर्स आ गया जहाँ पे पॉलिसीज़ की फार्मूलेशन होती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आप कह लीजिए कॉर्पोरेट अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो वो हेड क्वार्टर है, तो वहाँ पे वो पॉलिसी फार्मुलेशन होएगी। तो फील्ड रिलेशनशिप्स जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उन पॉलिसीज़ को, जैसे हाउसिंग फॉर ऑल है, उन स्कीम्स को ग्रास रूट लेवल पे उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में आगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यह रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है। ये रेगुलेट करती है, तो ये ताकि इन्वायरमेंट लॉज ओबे कर रहे हैं, कंप्लायंस हो रहा है, नहीं हो रहा है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। दैन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो देखता है कि फेयर प्रैक्टिसेस बिजनेस में है कि नहीं है, कहीं कोई मोनोपोली तो नहीं हो रही है। तो उसके बाद फिर सेबी है, वो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस को कंट्रोल करता है सेबी। ठीक है। इस तरह से ये कमीशंस होती हैं, अटैच्ड ऑफिसर्स होते हैं, फील्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मिनिस्ट्रीज होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस। थैंक यू गाइस, नमस्कार सबको, बाय बाय।